तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में बेसिकली लेंथ का रेशियो होगा, इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा, उसको कहेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसी के अंदर पहला नंबर हम बात करते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो लैटरल मैग्नीफिकेशन क्या है? जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये एक मिरर है, ये हमने ले लिया एक मिरर, ठीक है, और इस मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई ऑब्जेक्ट में रखा परपेंडिकुलर, तो इमेज भी परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस समय ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे लैटरल मैग्नीफिकेशन। मतलब एम लैटरल इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपली ये मतलब है। तो एम लैटरल इक्वल में हो जाएगा, अगर हम मान लें कि इमेज की हाइट आई है और सफिक्स में एच लगा रहे हैं, मतलब हाइट की बात करें, अपॉन ओ एच। आई एच क्या है? इमेज की हाइट। ओ एच क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे एम लैटरल मैग्नीफिकेशन, है ना। एम लैट मतलब लैटरल मैग्नीफिकेशन, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बार बार थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, आई एच को केवल आई लिख देते हैं, ओ एच को थोड़ा ओ लिख देते हैं, केवल इस बात को समझने के लिए, है ना, कि इसको हाइट, बस हम एच हमने ये लिख दिया कि भाई ये तुम्हें समझ में आया कि हाँ हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख दें, एम लैटरल इक्वल आई अपॉन ओ ही लिख दो सीधे सीधे, है ना। आई क्या है? आई है लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज बोलो यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो। ठीक है, अच्छा, ये बात, ये भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक बात और ये है कि m इक्वल होता है आई अपॉन ओ। ठीक है, लैटरल मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, और ये इक्वल होता है माइनस का v अपॉन यू के किसी मिरर के लिए, फॉर अ मिरर। ठीक है, मिरर कोई भी हो, मतलब तीनों में प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव, कोई भी हो, मिरर के लिए m इक्वल टू आई अपॉन होता है, इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ये बात हम प्रूव करते हैं, एक कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये बात हम दोनों मिरर के लिए प्रूफ करके लाते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, अच्छा, ये होता है लैटरल मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखोगे तब उनकी लेंथ का जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे लैटरल मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें, देखो कॉनकेव मिरर की हम बात करें, मान लो ये क्या है, एक कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया। ठीक है, ये मान लो फोकस है, इसका डबल डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पर C है, यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इमेज कैसे बनेगा, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, पिछले आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। हम लिंक में इसको लिंक दे देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो ये कैसे 6 केसेस हुआ करते थे। यहाँ पे हम कोई भी ऐसे एक ले रहे हैं और इमेज बना के दिखाते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम एक रे पैरेलल रेस लेते हैं ना। अगर तुम लोग देखना उसको तो तुम्हें पता चलेगा कि कई सारी रेज ले सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं और इनफाइनाइट रेज इमेज में मिलती हैं जाके, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 2 या 3 रेज दिखा देते हैं जितना मन करे, है ना। तो चलो हम 2 या 3 दिखाते हैं। तो एक रे हमने पैरेलल दिखा दी, जो रे पैरेलल जाएगी वो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरी रे हमने C से दिखा दी और ये C से जाएगी और C से ही यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक है, C से जाएगी और C से ही वापस आएगी, इस तरह से। तो ये दोनों रे यहाँ मिलेंगे और ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने O डैश मान लिया, ये हमारा इमेज है, इसको हमने I डैश मान लिया। अच्छा, हम चाहे तो एक रे और दिखा दें, कितनी भी दिखा सकते हैं। तो हमने एक रे और दिखा रहे हैं, ये P पॉइंट है पोल, इससे दिखा रहे हैं। एक रे मान लो ये ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट हुई, और इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे गई, वापस ऐसे गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, एक रे हम और दिखा रहे हैं, कितनी भी दिखा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक रे हमने ये दिखाई, ऐसे गई। ठीक, अच्छा, तीनों रेज आके मिलेंगे एक ही पॉइंट पर, इमेज उसी पॉइंट पर मिलेगा, चाहे जितनी दिखा दो। अपनी सिंप्लिसिटी हमने 2 या 3 दिखाई है। ठीक है, 3 दिखा दी। अच्छा, अब देखो
ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है इसको हम u मानेंगे, और ये इमेज है, इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम v मानेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट को o मान ले रहे हैं, इमेज की हाइट को i मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें कौन कौन सा ओ ओ डैश पी, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है और एक नीचे वाला देखो आई आई डैश पी। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो जरा, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी एंड ट्रायंगल आई आई डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखो तो क्या है, यहाँ पे देखो ये एंगल 90 है और ये एंगल 90। अरे हमने ऑब्जेक्ट को खुद 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर, तो ये इमेज भी 90 बनेगी। तो मतलब एंगल ओ इक्वल टू एंगल आई है, ठीक है। ये कैसे आया, ईच 90 है दोनों। इसके बाद एक चीज़ देखो, ये रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। जरा देखो इस पॉइंट पर ये जो ये लाइन है बीच वाली प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक नॉर्मल की तरह काम करेगी, क्योंकि ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसलिए नॉर्मल की तरह काम करेगी। और ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आई और आर इक्वल होते हैं, हम लोग को पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से हमने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये किस ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए, तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। और अगर तीसरा अपने आप सेम हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है ना भाई। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, और अगर तीनों एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। सिमिलर एक कॉन्ग्रेंट भी होता है, सर्वांगसम। कॉन्ग्रेंट में क्या बात है, कॉन्ग्रेंट में दो एंगल एक साइड या फिर दो साइड एक एंगल या फिर तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पर सिमिलर में क्या होना चाहिए, तीनों एंगल बस इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ओ ओ डैश पी सिमिलर होगा ट्रायंगल आई आई डैश पी के। और अगर ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दो, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ले लो, इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस ले लो, इसका बेस ले लो। तो पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मतलब हाइट लेंगे तो देखो आएगा ओ डैश अपॉन, दूसरे का आई आई डैश इक्वल में इसका बेस लेंगे तो आएगा ओ पी और उसका लेंगे तो आई पी, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर इसको हम अपोजिट कर दें, मतलब रेसिप्रोकल पलट दें, तो लिख सकते हैं आई आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल आई पी अपॉन ओ पी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा अब जो देखो IP को क्या लिखेंगे, IP को स्मॉल आई लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव ले जाती है। तो ये माइनस का I हो गया और ये प्लस का O हो गया। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख रहे हैं, ये ऊपर है तो प्लस में होगा। इसके बाद IP को हम लिख सकते हैं V लेकिन माइनस का, क्योंकि पोल से पहले की डिस्टेंस को नेगेटिव लेना पड़ेगा और इसके बाद ये माइनस ही हो जाएगा, इससे कट गया। तो कुल मिला के आया I अपॉन O इक्वल टू माइनस का V अपॉन U। फिर आई अपॉन ओ को तो हम m बोलते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। यहाँ पर v क्या है, इमेज की पोल से डिस्टेंस या मिरर से डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए लैटरल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, ठीक। अच्छा ऐसे ही अगर हम बात करेंगे अब किसके लिए, अब बात कर लें तुम्हारा कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिल्कुल सेम है, बस डायग्राम थोड़ा सा हम अलग कर देंगे बस, और बाकी पूरा का पूरा वही सेम रहेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ज़रा देखो डायग्राम बनाते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये मान लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब तुमने पता होगा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखा होगा, तुम लोग जानते हो पहले से ही, ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा इसका फोकस इधर होगा, है ना, और इसका प्रिंसिपल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो ये कोई हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक रे हमने पैरेलल ले ली, वो कहाँ से आती हुई समझ आएगी, फोकस से, मतलब रियल में फोकस नहीं जाएगी, इसको पीछे पढ़ाओगे तो फोकस मिल जाएगी। दूसरी रे ले लो, कहाँ से, दूसरी ले लो सी की तरफ जा रही है, या आगे जाके सी मिल जाएगी और ये वापस उसी रास्ते से आ जाएगी, है ना। अगर कोई रे सी से की तरफ जाएगी तो वहीं से वापस आ जाएगी, है ना। इसमें रियल में सी में जा नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश होती है। तो ये रे ऐसे जाएगी, ये रे दोनों डाइवर्ज होंगी, है ना, फैलेंगी, आगे कहीं मिलेंगी नहीं। ये पीछे यहाँ मिल चुकी है, यहाँ क्या बन गया, इसका इमेज बन गया,
ठीक है। तो ये इस तरह से इमेज बन गई। अच्छा, जिसमें जैसे हमने पहले वाले में एक रे और दिखाई थी पी से, बिल्कुल वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। हम यहाँ से भी एक रे और दिखा रहे हैं। ये पी पॉइंट है, हम कितनी भी दिखा सकते हैं, कहीं से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक रे और पी से दिखाई, ये रे ऐसे गई और देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये जाके फिर यहीं पी वाले इस पॉइंट पर मिल जाएगी। तो ये सभी रेज इस पॉइंट पर मिलेंगी और ये क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश और ये हमारा इमेज बन गया आई आई डैश, ठीक। और ये पॉइंट पी है, ठीक है। अच्छा, एक बात देखो ज़रा, ये एंगल फिर वही बात है, ये नॉर्मल बन जाएगा और ये इंसिडेंट रे बन जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, आर हो गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक बात और देखो भाई, यहाँ से देखो ज़रा, आर अगर ये है तो ये भी आर हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है ना भाई। देखो इसको पीछे बढ़ाया और ये पीछे बढ़ी तो ये और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो ये और ये सेम है। अच्छा, अब फिर वही बात देखो, वही पूरा लिखा हुआ, हमको दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। देख लो फिर, एक ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, देखो ये वाला ओ ओ डैश पी और एक ये वाला लिख रहे हैं आई आई डैश पी। ये वाला पॉइंट पी है ना, तो देख लो पूरा वही है। एक ये ट्रायंगल देखो और एक ये देखो, ठीक। तो देखो ज़रा, बिल्कुल वही बात, ये वाला एंगल सेम होगा, दोनों 90 हैं। इसके बाद ये आई है और ये आर है, देखो आई और आर हो गया, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ से आया, रिफ्लेक्शन के लॉ से आया। एंड हम ये लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर लिख दो वर्टिकली अपोजिट, है ना। यहाँ से ये एंगल भाई ये इक्वल है, फिर ये इक्वल है, ठीक। इसके बाद बाकी वही हो गए, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल पूरा सिमिलर हो गया और सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दोगे, बिल्कुल वही बात है ना। ओ डैश अब इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस, मतलब ओ पी अपॉन आई पी, फिर पलट दिया इसको, पूरा वही है। अच्छा, अब बस अब यहाँ थोड़ा साइन कन्वेंशन में देख लो आप लोग, यहाँ तक तो पूरा वही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखो आई आई डैश को क्या लिख सकते हो, यहाँ जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर आई को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ओ को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है। इक्वल में आओ जरा, आई पी को देखो, आई पी पोल से आगे की तरफ की डिस्टेंस है और ये इमेज है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वी है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यू है। तो ये वी को क्या लेना पड़ेगा भाई, वी को हमको लेना पड़ेगा पॉजिटिव और ओ पी को यू है, इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो आई अपॉन ओ क्या आया, आई अपॉन ओ इक्वल टू आया माइनस का वी अपॉन यू, यही तो एम है। फिर वही बात आ गई है ना, मतलब फॉर्मूले दोनों के लिए बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम आए हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लिए एम का फार्मूला बिल्कुल वही है, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फार्मूला आया v और u के टर्म्स में भी आया और i और o के भी टर्म्स में आया। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं फार्मूला। देखो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला है, ठीक है। ये हमें फार्मूला m का एक फार्मूला पता है v और u के टर्म्स में। अगर हम इसको f और v के टर्म्स में भी ला सकते हैं, f और u के टर्म्स में भी ला सकते हैं, तो इसमें एक काम करते हैं भाई, इसमें एक काम करो, अगर तुम इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, किसका, इसमें एक काम करो, दोनों साइड v का मल्टीप्लाई कराओ। अगर v का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, v अपॉन f इक्वल 1 प्लस v अपॉन, यही तो आएगा। ये कहाँ से है, मल्टीप्लाइंग, हमने मल्टीप्लाई किया v, है ना, दोनों साइड v का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा देखो v अपॉन यू ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, v अपॉन यू इक्वल, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ और v अपॉन f माइनस 1 और एलसीएम लेके जरा इसको सॉल्व कर दो तो v अपॉन यू इक्वल टू में आएगा कितना, v माइनस का f और अपॉन कितना f, ये तो आएगा भाई। इसको एलसीएम ले लिया तो v माइनस एफ अपॉन एफ, ये v अपॉन यू की वैल्यू अगर इसको यहाँ रख दो तो m का एक फार्मूला और आ जाएगा, m इक्वल टू आई अपॉन ओ तो होता ही है, ठीक है, और साथ ही माइनस v अपॉन यू भी होता है और इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं। तो अगर ये रखोगे तो पता क्या आएगा, माइनस यहाँ रखोगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एफ माइनस का v अपॉन एफ, ठीक है भाई। v अपॉन यू की ये वैल्यू निकाली है, v अपॉन यू की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, तो m इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है। एक ये फार्मूला आ गया। अच्छा, एक फार्मूला और बन सकता है कि अगर इसमें तुमने v का मल्टीप्लाई कराया होगा तो इसी में u का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है भाई। अगर फार्मूला हमें v के टर्म्स में लाना है तो हमने v का मल्टीप्लाई करा दिया, है ना, इसमें किस में लाना, f और v के टर्म्स में, u को हटाना था।
और अब हमें फॉर्मूला लाना है एफ़ और यू के टर्म्स में। तो अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, अभी हमने वी से कराया था, अब कराते हैं यू से, ठीक है। तो देखो फिर वही करते हैं, बिल्कुल वही। अगर हम यहाँ इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करा दें किसका, दोनों साइड u का मल्टीप्लाई करा दें, तो ज़रा देखना क्या आएगा, u अपॉन एफ इक्वल आएगा u अपॉन v और प्लस का 1, ठीक है। अच्छा, अब u अपॉन v की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी आएगी, u अपॉन v इक्वल, इसको इधर लाओगे तो u अपॉन f माइनस 1, तो ये हो जाएगा u अपॉन v की वैल्यू बोलो, u अपॉन v की वैल्यू कितनी आएगी, u माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। भाई एलसीएम ले लिया है, यहाँ चला गया u माइनस एफ अपॉन, हमको चाहिए v माइनस यू की वैल्यू, है ना, हमको चाहिए v अपॉन यू की वैल्यू। तो जरा देखो v अपॉन यू की वैल्यू कितनी आएगी, v अपॉन यू की वैल्यू आएगी f अपॉन यू माइनस एफ, ठीक। इस v अपॉन यू की वैल्यू को अगर तुम यहाँ रख दो, v अपॉन यू की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो एक फार्मूला और बन जाएगा। देखो जरा m का एक और फार्मूला बन जाएगा, ये तो होता ही आई अपॉन ओ, और माइनस का लिखा है और v अपॉन यू की वैल्यू रखोगे तो माइनस को नीचे भेज दो, ठीक है। तो ये u माइनस एफ की जगह हो जाएगा f माइनस यू। तो देखो क्या आएगा, f अपॉन एफ माइनस यू, ये एक और फार्मूला आ गया, ठीक है। तो m के देखो ये सब फॉर्मूले हैं, एक f इक्वल टू ये तो है ही आई अपॉन हो, तो इसकी डिफिनेशन ही है, और ये माइनस वी अपॉन यू भी होता है, और m इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ भी होता है, और f इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू भी होता है। ये सभी फॉर्मूले किसके लिए हैं, मिरर के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन की बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक बात और करते हैं, ये हो गया, ठीक। भाई m इक्वल टू आया है जो हमारा, m इक्वल टू आया है आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इतनी तो बात समझ में आ ही रही है कि m की वैल्यू में साइन भी आता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। भाई साइन कन्वेंशन के हिसाब से वी और यू को रखोगे तो m जिसमें भी आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में, तो f प्लस में भी आ सकता है, माइनस में। तो कुल मिला के बात ये है कि m की जो वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू, उसमें साइन भी होता है, और उसकी वैल्यू तो होगी खुद की, है ना, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू। तो अब इन दोनों का रोल क्या है, इससे पता क्या चलता है इन दोनों से, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखें नजर आप लोग, सबसे पहले हम बात करें इसकी साइन का क्या रोल है, इसके साइन से हमें क्या पता चलता है। भाई देखो साइन से अगर हम बात करें, पहली बात, अगर इफ़ m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, भाई m पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है, भाई m बराबर होता है i बाई यू, i बाई ओ। अगर m पॉजिटिव है मतलब i और o दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है। अगर m दोनों i और o दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधा रखा होगा, इमेज भी सीधा बनेगा, या फिर अगर दोनों नेगेटिव, दोनों उल्टे रखे होंगे, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों सीधे होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, है ना, सीधा होगा। m पॉजिटिव होगा तो सीधा होगा, ठीक है। अच्छा ये बात हमको पता ही है पहले से ही कि अगर एक रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो मिरर से अगर इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होता है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और अगर वो इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा, है ना, वर्चुअल। इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो एक ही बात है। तो मतलब क्या इतनी सी बात ये समझ आ रही है कि अगर m पॉजिटिव आया तो हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि जो इमेज है प्लेन मिरर से या किसी भी मिरर से, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर m नेगेटिव आया, m नेगेटिव कब आएगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका सीधा सा मतलब है अगर ऑब्जेक्ट सीधे रखा है तो इमेज उल्टा ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और जो इन्वर्टेड होगा वो रियल होगा, है ना। ये बात हम लोग को पता है कि रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए मिरर में अगर जो इमेज बनेगा वो भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो m की वैल्यू से हमको ये पता चलेगा, मतलब साइन से ये पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब एक बात और हम करें,
m की मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। चलो देखो, m इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है, ठीक है। m की मैग्नीट्यूड इफ़ मॉड ऑफ m, अगर m का मॉड 1 से बड़ा हुआ, इसका ये मतलब है कि i की वैल्यू o से बड़ी होगी। भाई इसमें ऊपर वाला बड़ा होगा तभी तो होगा, तो इसमें i बड़ा होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, है ना। तो जो इमेज है वो कैसा होगा, इमेज होगा इन लार्ज्ड, मतलब बड़ा बनेगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू, साइन की बातें कह रहे हैं, मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो सीधी सी बात है कि नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा या डिमिनिश्ड होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक। तीसरी बात ये है कि अगर मॉड ऑफ m इक्वल टू 1 हुआ तो सीधा दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जो इमेज होगा वो इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल साइज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा, ठीक है, ये बात, ठीक। अच्छा, अब हम एक रिज़ल्ट बताते हैं आप लोगों को जो ये बड़े काम का होगा, इससे बड़े न्यूमेरिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो, अगर हम बात करें एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए या एक कॉनकेव मिरर के लिए, पहले देखो कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। एक लास्ट वाला केस हमने ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिया जाए, एफ और पी के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कैसे बनता है, याद है। एक रे पहले लेते हैं वो एफ से जाती है और दूसरी रे लेते हैं सी से, और ये वैसे वापस आती है और ये दोनों रेज पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पर इमेज बन जाती है, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ देखना, इसमें कुछ बातें देखना। जरा पहली बात ये है कि इसके अलावा इसके अलावा जितने भी केस होते हैं उन सब में जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है ना, और रियल बनता है। तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव तो हो ही सकती है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव कब हो सकती है, जब f के अंदर होगा, एक केस है केवल, m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ कब, जब इमेज वर्चुअल बनेगा। लेकिन हम लोग को एक बात पता है कि इमेज यहाँ वर्चुअल बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, है ना भाई। यहाँ पर इमेज हमेशा f और p के बीच ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। अब m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और अगर पॉजिटिव होगी तो 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है वो होगी इन बिटवीन 0 एंड 1। m की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, नॉट इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। इस बाकी कुछ भी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो एक इमेज कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, इमेज को अगर हम इमेज जो इसका बनेगा हमेशा रे पहले लोग यहाँ से जाएगी, पीछे वाला पॉइंट फोकस होगा, एक रे हम सील लेते हैं और यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इमेज बनता है ना। यहाँ पर इमेज कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। तो इसमें केवल एक ही केस होता है कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। इसका मतलब m की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, और m की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो इसका मतलब ये। और दूसरी बात m जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, और नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर केवल 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। तो m जो होगा ओनली इन बिटवीन 0 एंड 1। तो बस एक बात ये निकल के आई कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि कॉनकेव मिरर के लिए m की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है।